Welcome, good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject social science. सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट। आज हम डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसका टॉपिक पढ़ेंगे, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का साधारण से अर्थ होता है विकास की धारणता। विकास की धारणता या इसको कह सकते हैं कंटिन्यूस डेवलपमेंट, की लगातार विकास। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले ये विकास की धारणता या कंटिन्यू विकास कैसा होना चाहिए विकास। यू हैव लर्न दिस टॉपिक इन प्रीवियस वीडियो ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स। आपने ज्योग्राफी में रिसोर्स जो है रिसोर्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि जब मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको पढ़ाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में होता है कि हमें प्रेजेंट में अपना ऐसा डेवलपमेंट करना है विदाउट द डैमेज ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेव द रिसोर्स फॉर न्यू जनरेशन। वर्तमान में हमें अपना विकास करना है और साथ में क्या कंडीशन दी गई है, उसमें कंडीशन ये दी गई है कि हमें पर्यावरण को बिना किसी नुकसान पहुंचाए, और साथ में तीसरी कंडीशन बताई गई है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी, जो भावी पीढ़ी होगी, जनरेशन होगी, उसके लिए हमें सुरक्षित उसको बचाए रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप अधिक लर्न कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स इज ए नेचुरल रिसोर्स। वाटर रिसोर्स एक नेचुरल रिसोर्स है और आए दिन जो वाटर लेवल है उसका पानी कम होता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हमें अपना विकास भी करना है वर्तमान में रहकर, तो हमें अपने आवश्यकता के अनुसार वाटर का यूज करना चाहिए और अनवांटेड रूप से वाटर को हमें यानी कि वैसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हो और आपके पास में टेप है, नल है, और आप ब्रश कर रहे हो और आपका टेप खुला हुआ है, नल खुला हुआ है, पानी वेस्टेज जा रहा है। ये इट इज़ रॉन्ग, ये गलत है। राइट क्या है, जब आप ब्रश कर रहे हो तो अपना एक लोटा पानी का लीजिए या गिलास ऑफ वाटर लीजिए, या तो उससे अगर आपके पास में सिंक नहीं है, वॉश बेसिन नहीं है, तो आप उससे आप अपने कुल्ले वगैरह के लिए ब्रश करिए, या आपके पास में टेप है, टैप लगा हुआ है, सिंक भी है, तो आप उसको तब तक आप अपने माउथ में ब्रश को आप ब्रश कर रहे हो तब तक आप अपने टेप को बंद रखिए, और जिस समय आपको कुल्ले करने तो उस समय आपको अपने वाटर टेप को ऑन करिए। तो इससे हम क्या है कि पानी का बचत कर सकते हैं। तो इसलिए हमको हमारा विकास भी करना है और साथ में अपने जो वाटर है उसको कंजर्व भी करना है, और आने वाली पीढ़ी को पानी मिल पाएगा। तो ये बताए थे सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। जैसे सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्री इज ए क्वाइट डेवलपमेंट, वी शुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लेस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। दिस इज द obviously generation, this is the desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present types and the level of the development are non-sustainable. अब देखिए इसमें कितना अच्छा बताया है कि कह रहा है कि सपोज फॉर द प्रेजेंट, हम विकास की जिस तरह की परिभाषा करें, अभी के लिए हम मान लें कि एक विशेष देश काफी विकसित है, मान लो कोई एक विशेष देश है, कोई किसी देश ले, जैसे चाइना है, अमेरिका है, जापान है, या डेवलपमेंट कंट्री है,
जबकि इंडिया क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, भारत तो एक विकासशील देश है। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, अब हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का यह स्तर ऊंचा हो, यानी कि विकास का जो स्तर है ना अब और ऊंचा हो, ये कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। ये चाहते हैं कि जो हमारा लेवल है ये लेवल या तो बहुत अधिक ऊंचा और हो, या हमारी भावी पीढ़ी के लिए यही हमारा जो लेवल है ये बना रहे। यह स्पष्ट रूप से यानी कि बहुत ही वांछनीय है। लेकिन अगर हम 20वीं सदी के उत्तरार्ध में देखते हैं तो बहुत से वैज्ञानिकों ने चेतावनी वार्निंग दिया है, साइंटिस्ट ने ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणता नहीं है। कह रहा है ना, द लेवल ऑफ द डेवलपमेंट आर नॉन सस्टेनेबल, ये धारणता नहीं है। अब देखिए इसमें बताया कि वी हैव नॉट द इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आवर forefather, we have borrowed it from our children। कितना अच्छा इसमें बताया है इसको, इस कोटेशन में दिया गया आपका कि हमें विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया। कह रहा है कि हमने विश्व को जो विश्व है, जो वर्ड है, उसको हमने अपने पूर्वजों से एक सक्सेशन उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया, हमने इसे अपने बच्चों के लिए क्या है, बोरोड किया है ना। फ्रॉम आवर चिल्ड्रन बोरोड, अपने बच्चों के लिए क्या लिया है, उधार लिया है। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और अच्छी समझ में आएगा। आप देखिए एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 1, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। अब ग्राउंड वाटर इन इंडिया में देखिए कि पानी का स्तर हमारा लेवल बहुत नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक फीमेल है, ये पानी को भर रही है एक वेल से, कुएं में, ये रोप के द्वारा, और ये इसके पास बुकेट है, इससे पानी भर, ये इसके यूटेंसिल रखी हुई है। तो ये बता रहा है कि पानी का लेवल कितने जा चुका है, हमें इसको एक बड़े माइंडली रूप से इसको यूज़ करना चाहिए। अगर हम इसको माइंडली रूप से यूज़ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से पानी की क्या है, बहुत कमी आ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल बताया, रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द groundwater is under serious threat of the over us in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years. Nearly one third of the country is overusing their groundwater resource. In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using this resource continues. Groundwater overuse is particularly found in the agriculturally prosperous region of Punjab and Western UP, hard rock plateau areas of Central and the South Indian, some coastal areas and the rapidly growing urban settlements। अब देखिए इसमें बताया है कि पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, बहुत नीचे जा रहा है। और इसमें बताया कि 4 मीटर्स ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स, यानी पिछले 20 वर्षों में पानी का जो लेवल है लगभग 4 मीटर नीचे चला गया। और ये कह रहे नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग, लगभग हमारे वर्ल्ड के 1/3, 1/3 जो देश हैं वे पानी का ओवर यूजिंग कर रहे हैं ना, देयर ग्राउंड वाटर। सो इन अबाउट 25 ईयर्स 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्स कंटिन्यू। कह रहा है कि लगभग 25 साल से ये 60% जो देश है ना इस प्रकार से इसका यूज कर रहे। तो क्या बताया इसमें ग्राउंड वाटर इन इंडिया में कि इंडिया के अंदर भी पानी का जो लेवल है बहुत डाउन जा रहा है। अगर उसको हमें नहीं रोका तो आने वाली पीढ़ी के लिए भोजन मिल सकता है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें वाटर लेवल को स्तर बनाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्यूबवेल्स हैं, वेल्स हैं, हमारे पंप्स हैं, उसको नहीं करना है, नहीं खोदना है उसको, क्योंकि अगर इनको खोदेंगे तो निश्चित रूप से वाटर लेवल
जाएगा। जैसे आपने पढ़ा कि पंजाब और हमारा जो वेस्टर्न यूपी है वो सबसे ज़्यादा इरिगेशन करता है, ऐसे स्टेट्स के ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। तो ये था इसमें हमारा वाटर लेवल वाले चैप्टर। नेक्स्ट इसी में अब इसी को बताया, यही जब जो मैंने समझाया इसी को बताया कि ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्स, कि ग्राउंड वाटर जो है ना एक ऐसा एग्जाम्पल है जो नवीनीकरण संसाधन है। दीज रिसोर्स आर the replenished by the nature, as in the case of the crops and the plants. However, even these resources may be overused. For example, in the case of the groundwater, if we use more than what is being replaced by rain, then we would be overusing this resource. Non-renewable resources are those which will get the exhausted after years of use. We have a fixed stock on earth which cannot be replaced. We do discover new resources that we did not know of earlier. New source in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. अब देखिए इसमें बताया इसमें ग्राउंड वाटर के बारे में कि ग्राउंड वाटर है ना जल नवीनीकरण का एक साधन का एक अच्छा उदाहरण है। जो भूमिगत जो जल है, ग्राउंड वाटर जो है जल नवीनीकरण साधन का एक अच्छा उदाहरण है। और फसल जो भी क्रॉप्स है और प्लांट्स है की तरह इन साधनों को पुनः पूर्ति प्राप्त नहीं कर सकते, रिन्यूएबल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अगर ज़्यादा इसका यूज करते हैं, ओवर यूजिंग कर ले सकते हैं। तो उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि हम बरसात रेन के द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। अर्थात अगर जैसे रेन हो रही है, रेन से वे रिप्लेस्ड हो रही है तो ठीक है, लेकिन जितना रेन से वाटर एक रिप्लेस्ड हो रही है उससे कि हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो हमारा जो वाटर लेवल है वो डाउन चला जाएगा। ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। अब दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, ही हमारा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसे हम कहते हैं अनवीनीकरण संसाधन या गैर नवीनीकरण संसाधन, जिसका यानी कि हम रिसाइकिल बिल नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब क्या कह रहा है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज, यानी कि अनवीनीकरण या गैर नवीनीकरण वे संसाधन होते हैं जो विच विल गेट एग्जिस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज, यानी किसी को उन संसाधनों को कुछ वर्षों तक प्रयोग करने के बाद में वे समाप्त हो जाते हैं। वी हैव ए फिक्स स्टॉक ऑन ए अर्थ, जैसे मान लीजिए हमारे पृथ्वी के ऊपर ना जो स्टॉक है, हर जो स्टॉक है किसी माने आयरन का लगा लीजिए, माइका का लगा लीजिए, या गोल्ड का, सिल्वर का, एक फिक्स स्टॉक है। अब स्टॉक में ही आप उसको कंजप्शन कर दोगे तो फिर उसमें रिमेनिंग तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो विच कैन नॉट बी द रिप्लेसमेंट, लेकिन इसको हम क्या रिप्लेसमेंट कर नहीं सकते। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर में मान लीजिए 5 लाख रुपए रखे हैं। अब 5 लाख रुपए में तुम मान लीजिए डेली कहीं कमाने के लिए जाते नहीं हो, कोई अर्निंग जॉब पर हो नहीं, और मान लीजिए प्रतिदिन आप उससे पैसे निकाल के खर्च कर रहे हो, और एक दिन ऐसा आएगा आपका अति शीघ्र हो सकता है उसको 1 ईयर्स या 2 ईयर्स या मोर देन 5 ईयर्स में आप उसको कंप्लीट इसको खर्च कर दोगे। लेकिन उसके बाद में आपकी हैबिट गलत होगी, क्योंकि आप तो पहले आराम से घर में बैठे हुए ना कूलर पंखों के नीचे ऐश और आराम कर रहे थे, किसी जॉब पे जा नहीं रहे थे, पैसे थे जो खर्च कर लिए। अब आप क्या करोगे, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन तो डाउन होगी, साथ में आपको आपकी आने वाली जो पीढ़ी है ना उसके लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो इट मीन्स ये रिन्यूएबल नहीं है, ये रिप्लेस नहीं है, कि जो भी हमारे कुछ ऐसे मिनरल्स हैं, जो कैसे रिसोर्स है जिनका हमारा एक जो स्टॉक है जो फिक्स है, उस स्टॉक से ज़्यादा हम उसको नहीं कंजप्शन नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल जैसे माइका है ना, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनका एक फिक्स है। अब इससे ज़्यादा सभी लोग कहें कि हाँ हमको सभी को गोल्ड यूज़ करना है, तो फिर गोल्ड कहाँ से आएगा? गोल्ड तो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी तो फिर केवल नाम ही सुनेगी कि गोल्ड भी ऐसा होता था, ओरिजिनल नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इनके भी जो माइनिंग है जो एक कंप्लीटली एक उसका
स्टॉक है। तो वी डिड नॉट नो ऑफ द अर्लियर न्यूज सोर्स इन दे वे एड टू द स्टॉक हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एडजस्टेड। कह रही हमें उसको भी नहीं पता जिसके बारे से हमें पहले कोई जानकारी नहीं है और नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ ये भी समाप्त हो जाएंगे। अब इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल जो दिया गया है, दूसरा है क्रूड ऑयल का। अब इसमें बताया क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। अब समापत्ति के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स, ये कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है इकोनॉमिक्स वाला, क्योंकि आपने ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है। एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्स देखिए, इसमें बताया लुक एट द फॉलोइंग डाटा फॉर द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल होता है जो हम अर्थ में, जिसको हम डिगिंग के द्वारा, खुदाई के द्वारा जो निकालते हैं ना, तो वे क्या है कि क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल होता है। उसके बाद उसको रिफाइंड में भेजा जाता है, फिर उसकी जो है ना गंदगियाँ हैं, अशुद्धियाँ हैं, उसको निकाला जाता है और उसके बाद में उसको प्योर करने के बाद उसको यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप सोच रहे हो कि आपकी जो बाइक है, मोटरसाइकिल है या बस है, कार है, उसमें जैसा तेल निकाला जैन से ग्राउंड में और वैसे उसको यूज किया, ऐसा नहीं है। उसका रिफाइनरी में जाता है और रिफाइनरी होकर साफ आता है, उसके बाद यूज किया जाता है। आप देखिए क्रूड ऑयल रीजन के लिए बताया इसमें टेबल नंबर 1.7 में क्रूड ऑयल रीजन कंट्री। सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है, जो कॉलम है वे हमको बता रहा है कि रीजन और कंट्री। सेकंड जो कॉलम है रिजर्वेशन 2014 थाउजेंड्स मिलियन बैरल्स। अब नंबर ऑफ द ईयर्स रिजर्व विल फ्लास्ट। अब देखिए सबसे पहले किसी भी रीजन और कंट्री में देखा है मिडिल ईस्ट, जिसे हम कहते हैं मध्य पूर्व। सेकंड है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका देश है, यूएसए, और वर्ल्ड है पूरा विश्व। अब ये जो यहाँ पर स्टॉक है, रिजर्व वन होता है स्टॉक, भंडार, जो भंडार है यहाँ पर 2016 के जो डेटा है, थाउजेंड्स मिलियंस बैरियन, जिसको मिलियन टन में 1000 मिलियन बैरियन को हमारा के 10,000 मिलियंस और बैरल्स में इसको ना पाए, जैसे 808 मिडिल ईस्ट में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 50 और पूरे वर्ल्ड में देखते हैं 167। नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट, कितने साल तक ये रिजर्व हो सकता है? ये 808 जो थाउजेंड्स मिलियन बैरल्स है, ये 70 ईयर्स तक चलेगा, और जो 50 जो है ये 10 ईयर्स तक, और 169 है 50.2, क्योंकि पॉपुलेशन के अनुसार इसमें डिवाइड है कि जितनी पॉपुलेशन है उसके अनुसार। तो इसमें बताया है, इसमें जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में ये हमें सजेशन देता है कि जो हमारे क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसका जो हमारा स्टॉक है वे एक लिमिटेड स्टॉक है। कैसा स्टॉक है? एक लिमिटेड स्टॉक है। उसलिए हमें बड़े माइंडली रूप से हमें क्रूड ऑयल का यूज करना चाहिए। अगर ज़्यादा हम उसका यूज करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन भी होगा, क्योंकि माइनिंग करने से लैंड डिग्रेडेशन होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वे पॉल्यूटेड भी होगा, और साथ में क्या लॉस होगा हमारा, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए क्रूड ऑयल नहीं बचेगा। इट मीन्स हम पूरा ही उसको कंजप्शन कर देंगे, तो न्यू जो जनरेशन है, जो फ्यूचर जो जनरेशन है, उसके लिए क्रूड ऑयल नहीं बचेगा। तो हम तो अपना डेवलपमेंट कर लेंगे, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है वे अपना डेवलपमेंट कैसे करेगी? तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना, क्या हमें क्रूड ऑयल का कंजर्वेशन करना चाहिए, यस और नो? क्या हमें जो हमारा जो क्रूड ऑयल है उसका कंजर्वेशन करना चाहिए या नहीं? तो इसमें ये बताया गया है, द टेबल गिवन ऑन द एस्टीमेट ऑफ reserves of the crude oil, column 1, more important, it also tell us for how many years the stock of crude oil will last if people continues to the extend it at the present rate. The reserves would last only 50 years more. This is for the world as the whole. However, different countries face of the different situation.
कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन द इम्पोर्टिंग ऑयल। आज हमारा जो भारत देश है ना, वे तेल के आयात के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि इंडिया में इतना तेल नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूज ज़्यादा है। हर घर घर में देखिए बाइक मिल रही है, मोटरसाइकिल मिल रही है ना, 2 व्हीलर है, काफ़ी 4 व्हीलर भी है। हर व्यक्ति पर्सनल साधन से जा रहा है, तो तेल कहाँ से आएगा? इसलिए आप देखिए तेल कितना महंगा, पेट्रोल और डीजल कितना महंगा हो रहा है। ऑल फ्रॉम द अबॉर्डेड बिकॉज दे डू नॉट हैव द एनफ स्टॉक ऑन देयर ऑन। हमारा जितना ज़्यादा स्टॉक भी नहीं है। If prices of all increasing, this become the burden for the everyone. There are the countries like USA which have low reserve and the hence want to secure oil through the military or the economic power. USA जैसे जो देश है ना, इसका जो यूज है ना, वो इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री के लिए भी इसका यूज किया जाता है। द क्वेश्चन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट raise many fundamentally new issues about the nature and the process of the development. तो ये इस प्रकार से हमारे बताया कि हमें जो क्रूड ऑयल है ना, उसका हमें कंजर्वेशन एक बड़े विवेक से करना चाहिए, और अगर हम इसी प्रकार से करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसका लॉस होगा। ये था हमारा चैप्टर कंप्लीटली। और इससे क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेडेशन से ही बचेगा। डू नॉट रिपीट द नेशनल ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। और हमारी जो राष्ट्र की और जो बाउंड्री है ना, उससे क्या है, दिस इशूज इज द नो लॉन्गर रीजन और द नेशन स्पेसिफाई आवर फ्यूचर इन लिंक द टुगेदर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट इज द comparative a new area of the knowledge in which the scientific economists, philosopher and the other social scientists are the working of the together in generally the question of the development of the progress is the। अब इसमें पूरा क्या बताया है कि इसमें ये भी बताया है कि पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और हमारा जो राज्य सीमाएं का ख्याल नहीं करते हैं, कि हमारा जो स्टेट की बाउंड्री और कंट्री जो बाउंड्री है वो ये ध्यान रखना चाहिए वे कि हमारे इन्वायरमेंट में कितनी गिरावट आ रही है, कितना डिग्रेडेशन हो रहा है। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है, हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है। विकास की धारणा तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है। कैसी है? जो हमारी जो सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट है, तो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है, विकास की धारणा हमारा कंपेयर है ना, तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, हमारे अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ये क्या करें? सारे मिलजुल क्या करें? ये वर्क करें। विकास या प्रगति का प्रश्न हमें चलने वाला प्रश्न है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसलिए विकास पर बहस जारी है आज भी, यानी कि इसके ऊपर विकास पर बहस जारी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या हमारा गोल्स है अपने देश को। हमें जो फ्री ऑफ द पॉल्यूशन को हमको करना है, फ्री पॉल्यूशन रहित करना है, तो तभी हमारा देश का डेवलपमेंट हो सकता है। ये था तुम्हारा चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 1 था डेवलपमेंट, और ये कंप्लीट हुआ। फिर भी अगर इस चैप्टर में किसी प्रकार की क्वेरीज हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।